गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर एस्पिरेंट्स। आप लोग के लिए फिर से एक बार बिग अपडेट है। एक बार अभी तो हम लोग 211 डिग्री कॉलेज के जो ड्राफ्ट बने थे उसमें जो अपॉइंटमेंट प्रक्रिया थी उस पर हम लोग अभी तुरंत बात किए हैं। फिर से एक प्रकार से हम कह दें कि हमारे लिए खुशखबरी का ही विषय है, क्योंकि नए वैकेंसी राइज होंगे, चाहे वो परमानेंट नेचर का हो या कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का हो। और अब इंटीग्रेटेड वैकेंसी के थ्रू जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो उसमें आपके जो जायज चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि नए ढंग से, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की व्यवस्था हो या तो परमानेंट टीचर्स की अपॉइंटमेंट की बात हो, दोनों बातें इस ड्राफ्ट में की गई है। 22 जून 2026 ईस्वी को इस ड्राफ्ट पर साइन हुआ है। और आप जानते हैं ड्राफ्ट का मतलब फाइनल नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकती है। कई लोगों ने पिछली बार के वीडियो में देख करके कमेंट मुझे किए कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं सभी लोगों से ये बस इतना सा कहना चाहता हूँ, जो ड्राफ्ट में रह रहा है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। और ड्राफ्ट तो जो बने हैं उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं और इसके लिए हम सब मिलके अगर अच्छी चीज को चेंजेस लाना है तो प्रयास करेंगे। तो इसमें मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं होता है, ये तो ड्राफ्ट का जो सार है उस पर हम डिस्कस करते हैं। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो नया ड्राफ्ट आया है, खास करके ये जो ड्राफ्ट है वो बिहार सरकार के लिए है। और बिहार सरकार के अधीन जितने यूनिवर्सिटीज हैं, कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेज हैं, उसमें परमानेंट नेचर के टीचर की भर्ती हो या तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की भर्ती हो, ये दोनों के लिए ड्राफ्ट है। इसमें नियमावली भी है कि किस प्रकार का एग्जाम से होगा, कितने मार्क्स इंटरव्यूज आएंगे, ये सारी बातें हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को, जिसमें हम लोग देख पाएंगे कि इस एग्जाम के लिए हमारा जो प्रिपरेशन होना चाहिए, किस प्रकार का प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या हमको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए इस ड्राफ्ट के मुताबिक। हालांकि मैं पहले ही बोल दिया हूं ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस ड्राफ्ट के मेन फीचर्स को, मुख्य जो विशेषताएं हैं इस ड्राफ्ट के क्या है उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग एक बार पढ़ देते हैं। तो देखिए, स्टैट्यूट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए इंस्टीट्यूट है, इंक्लूडिंग ये देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स का भी इसमें बात की गई है कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट भी होना है तो किस प्रविधि से होना है, इस ड्राफ्ट में है। अच्छा, जो पहला वाला जो ये आप देख रहे हैं, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने पढ़ा है। इसमें डिफिनेशन जो होते हैं, चेयरमैन क्या होता है, वाइस चांसलर क्या होता है, कमीशंस क्या होते हैं, इसको डिफाइन किया गया है। तो जैसे हम मोटा मोटी आपको ऐसे बोल देता हूँ वर्बली, इसमें तो 1-2 पेज में है, देखिए है ना। तो इसमें जैसे कि बात किया कि भाई चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन इंटरव्यू बोर्ड का जो चेयरपर्सन होंगे वो चेयरपर्सन होंगे। उसी प्रकार से देखिए चेयरपर्सन यदि हो गया, ठीक है, तो उस प्रकार से अगला बात उन्होंने किया कमीशन का। तो ये कमीशन अगर वर्ड यूज हो रहा है ड्राफ्ट में, तो इस कमीशन का मतलब है, इस कमीशन का मतलब क्या है कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग, इसका कमीशन का मतलब हो गया, ठीक है। यदि ड्राफ्ट में डिपार्टमेंट की चर्चा है तो इसका मतलब है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो चूंकि ये सब टर्म है वो यूज हो रहे हैं तो हमको जानना चाहिए। नेट का अगर चर्चा है ड्राफ्ट में, इसका मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, इसका मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और स्लेट या सेट की अगर मान के चलिए चर्चा है तो इसका मतलब है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट conducted by the बिहार गवर्नमेंट और इट्स बिहाफ ऑफ द पर्पस बाय एनी एजेंसीज। तो ये सब पहले से क्लियर है। कुल मिलाकर के इसमें डिफाइन कर दिया गया टर्म। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है द इंस्टीट्यूट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, और चूंकि ये दोनों के लिए हो रहा है तो प्रोफेसर एंड इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल, ये तो वर्ड आपको देखना है बार बार, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, ठीक है। टीचर्स का मीन, अगर इस ड्राफ्ट में जहां कहीं भी टीचर का प्रयोग हुआ है इसका मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी का मतलब है यूनिवर्सिटी जो डिफाइंड है हमारा जो यूनिवर्सिटी एक्ट है 1976 का, उसके द्वारा, और या तो पटना यूनिवर्सिटी का जो है उसके द्वारा, वो यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर का मीनिंग आप पहले से जानते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज किया जिसे जानना है, ये रिटन एग्जाम। अभी तक जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती खास करके अभी तक जो बिहार में हुई है, कभी भी रिटन एग्जाम से नहीं हुआ। इस बार ड्राफ्ट में ये नया चीज आया है कि रिटन एग्जाम से होना है। अभी फाइनल नहीं है, लेकिन रिटन एग्जाम से ड्राफ्ट हो गया। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होने वाला है, रिटन एग्जाम से ही होने वाला है। हो सकता है मार्क्स या उसके जो वेटेज में कुछ कमी बेसी हो जाए, लेकिन रिटन एग्जाम नहीं होगा ऐसा अब नहीं प्रतीत हो रहा है, मुझे जैसा लग रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग भी समझ सकते हैं। तो रिटन एग्जाम होंगे यहाँ पे। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अभी जो हमारा ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव देखिए। इसमें कहा गया क्या है कि द ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट द कैंडिडेट possesses optimum knowledge on the subject, teaching and research capabilities, the ability to motivate the student and the proficiency in modern teaching tools and technology, and are selected as per the minimum qualifications prescribed by the UGC। तो इस बार अपॉइंटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसी में कुछ बातें ऐसा लिखा हुआ है, इससे आपको और हमें समझना चाहिए। जैसे कि बात उन्होंने कर दिया कि रिसर्च लेवल का टीचर, जो टीचर अपॉइंटमेंट होंगे उनको पढ़ाने का अच्छा स्किल होना चाहिए, रिसर्च लेवल का उनको ज्ञान भी होना चाहिए, आईटी टूल्स का अच्छा इस्तेमाल करते होंगे, और लास्टली तो हम यही कहेंगे कि यूजीसी नॉर्म्स के आधार पर उस टीचर में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये बात इसमें क्या गया है ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, उसी प्रकार से आप प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट देखिए। तो इसमें क्या हुआ है, द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड थ्रू एन ओपन ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए ये एडवर्टाइजमेंट होगा, ओपन ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट होगा। ये आप इसको मत देखिए जैसे कि क्या होता था कॉन्ट्रेक्चुअल, जो आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर होते थे अभी तक, जिनको हम गेस्ट फैकल्टी कहते थे, जनरली बिहार में यूनिवर्सिटी वाइज होता था। अब इस बार एक बहुत बड़ा बात सामने निकल के आया है कि उनका भी अगर वैकेंसी आएगा तो इस ड्राफ्ट के अनुसार से क्लियर दिख रहा है कि थ्रू एन ओपन ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट से होगा। आने के बिहार में बाहर से भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर आ सकते हैं। ठीक है, ये इस ड्राफ्ट का मीनिंग है। ठीक है ना? अच्छा, द अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर ओब्लिक कॉन्ट्रेक्चुअल, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है आइदर रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल शैल बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। अब जो देख लीजिए इसमें भी जो यहाँ पे दिख रहा है एज पर द ड्राफ्ट साफ दिख रहा है कि भाई कोई भी चाहे वो रेगुलर टीचर हो या तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हो, उन दोनों का रिकमेंडेशन कमीशन से होगा। कमीशन का मतलब क्या है कि जो विश्वविद्यालय आयोग है उधर से फाइनल रिकमेंडेशन आना है। ये बात साफ लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, in accordance with the minimum qualification prescribed by the University Grant Commission and adopted modified by the Government of Bihar। तो कुल मिलाकर इसमें दो पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण निकल कर आया है, जिसके लिए मुझे और आपको तैयार होना है, वो ये है कि ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट होगी और कोई भी नियुक्ति अब लोकल लेवल पर संभव नहीं है। इस ड्राफ्ट के आधार पर उनका जो फाइनल होगा अपॉइंटमेंट वो होगा कमीशन से। अच्छा, the competent authority of the university on the basis of subject wise vacancies of the teachers along with the reservation roster shall send a requisition to the commission through the higher education department. The department shall consolidate the requisition from the university and after due diligence forward it to the commissions। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी रोस्टर के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है उसको हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार भेज देंगे। अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन क्या करेंगे, सभी यूनिवर्सिटी के जो रिक्वायरमेंट है उनको वो कंसोलिडेट करेंगे और वो कंसोलिडेट करके वो कमीशन को भेजेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ कि काम तो शुरू होगा यूनिवर्सिटी से और फाइनल नोटिफिकेशन आना कहां से है, वो कमीशन से आना है। अब ये इंटीग्रेटेड एक सिस्टम जैसा बन रहा है।
ठीक है। तो इसमें मैं बात कर रहा हूं, तब कमीशन क्या करेंगे फिर? द कमीशन शैल अकॉर्डिंगली अंडरटेक द सिलेक्शन प्रोसेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस फॉर द रिक्विजिशन सब्जेक्ट। तो अब कमीशन के पास जब रिपोर्ट चला आएगा, जो डिमांड है, रिक्विजिशंस है, वो किस किस सब्जेक्ट में रिक्विजिशंस आए हैं, उसकी प्रक्रिया कमीशन कर देंगे इमीडिएटली प्रायोरिटी पर भर्ती करने के लिए। ठीक है, ठीक है, भर्ती तो कमीशन करेगी, लेकिन कमीशन ने भर्ती की प्रक्रिया में जो आवश्यक योग्यता रखे हैं वो क्या है बेसिकली? तो उसमें देखिए एमए 55% होना चाहिए। पिछली वीडियो में भी हम लोग देखे थे, जो डिग्री कॉलेज के लिए वीडियो थी उसमें भी यही बात थी, 55% ही थी। और नियमानुकूल 55% से रिबेट मिलता है SC ST को। तो और भी जो लोग इसमें है, जिनको भी मिल रहा है 55% रिलैक्सेशन, उनको नियमानुकूल मिलेगा। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि ये तो भाई मिनिमम क्राइटेरिया है, और ये वैसी क्राइटेरिया है एमए जो कि होना ही चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? बिसाइड्स फुलफिलिंग द एबव क्वालिफिकेशन, यानी एमए 55% से और उसके एबव होने के बाद अगर आपके पास क्या होना चाहिए? द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक स्टूडेंट को एमए में 55% हो या उससे ज्यादा हो, और साथ ही वो नेट पास किया हो, तभी वो पूर्ण रूप से योग्य माना जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ नेट वाले ही? तो नहीं, अगर अभी वही बात हम लोग आगे चल के बताएंगे। ठीक है, तो नेट के जगह पर अगर कोई व्यक्ति अगर स्लेट पास किया है, बिहार अगर स्लेट की एग्जाम ली है और वो पास किया है तो वो भी एलिजिबल होंगे, और अगर सेट पास किया है तो वो भी एलिजिबल होंगे। और इसके साथ क्या है कि नेट सेट और स्लेट अगर किसी पास नहीं है, जेआरएफ नहीं है, उसके लिए बेसिकली क्या है? तो उसके लिए है PhD डिग्री इन relevant discipline in accordance with the University Grant Commission minimum standard and procedure for the award of the PhD degree regulation 2009 or 2016 as amended from time to time may be exempted from the NET state select। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी एस्पिरेंट, अगर मान लीजिए कि एस्पिरेंट नेट नहीं क्लियर किया, सेट नहीं क्लियर किया, स्लेट नहीं क्लियर किया, तो कम से कम उनको क्या होना चाहिए? PhD होना चाहिए। इस एग्जाम में अपियर होने के लिए ये योग्यता मैं बता रहा हूं। तो PhD UGC नॉर्म 2009 या 2016 के आधार पर होना चाहिए। अच्छा, इसमें वे लोग जो 2009 के नॉर्म से पहले PhD किए, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी ड्राफ्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया है। देखिए ये क्या है? Further provided that the candidate registered for the PhD program prior to the implementation of the UGC regulation 2009 shall be governed by the provisions of them the existing ordinance by laws regulation of the institution awarding the degree, and such PhD candidates shall be exempted from the requirement of the NET state level eligibility test, that is NET, conducted by the Bihar government or its behalf for this purpose subject to the fulfillment of the following condition। तो इसमें साफ साफ बात कर दिया गया कि भाई अगर इसके पहले भी तो कोई कैंडिडेट PhD किए होंगे 2009 के रेगुलेशन से, तो वो ऐसा नहीं वो इससे बाहर रहेंगे, वैसे वो भी रहेंगे, बशर्ते उसके लिए कुछ बातें हैं। वो PhD कैसा होना चाहिए, ये कुछ नॉर्म्स पालन करके वो PhD अवार्ड हुआ हो, तो उसमें कुछ नॉर्म्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो 2009 के रेगुलेशन के पहले के PhD हैं, उनको ये बात पर ध्यान देना है, they must have to focus upon this, इस पर फोकस करना है उनको, और उनको देखना है कि क्या उनका PhD इनके आधार पर हुआ है। जैसे कि मैं आपको पढ़ दूं, the PhD degree of the candidate has been awarded in a regular mode, यानी 2009 के पहले से अगर PhD किन्हीं का है तो वो ये इंश्योर करे कि उनका PhD रेगुलर मोड में हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है? The PhD thesis has been evaluated by at least 2 external examiners, यानी उनका जो PhD थीसिस का जो इवैल्यूएशन हुआ है, कम से कम 2 एक्सटर्नल इवैल्यूएट किए हैं उनके थीसिस को। एक ओपन PhD viva voce of the candidates has been conducted, और उनका जो viva voce हुआ है वो ओपन viva voce हुआ है, ये सब इंश्योर करना पड़ेगा उन लोगों को। The candidate has published 2 research papers from his or her PhD work, out of which at least one is in a referred journal।
उनको अपने ही टॉपिक से रिलेटेड 2 रिसर्च पेपर होना चाहिए और उसमें से कम 1 रिसर्च पेपर रेफर्ड जर्नल में होना चाहिए। ये सब इंश्योर करना है उनको, ठीक है। फिर देखिए, द कैंडिडेट हैज प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 papers based on his or her PhD work in conference seminars sponsored, funded, supported by the UGC, IIC, SSR, CSIR और any similar agency। यानी कि उनको कम से कम 2 पेपर भी प्रेजेंट करना है सेमिनार में, जो कि यूजीसी से, IIC, SSR, CSIR से फंडेड होना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं 5 पॉइंट्स है, ये उन लोगों के लिए है जिनका पीएचडी 2009 से पहले हुआ है, उनको इंश्योर करना है इस बात को। फिर देखिए, द फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशंस इज टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमिक अफेयर्स कंसर्न फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न। मतलब है कि आपको सिर्फ इतना सा नहीं, इनका सर्टिफिकेट लेना है आपको, किनसे? रजिस्ट्रार से या तो डीन ऑफ फैकल्टी से लेना है। और वो एस्पिरेंट्स या अभ्यर्थी जहां से वो पीएचडी किए हैं उसी यूनिवर्सिटी से ये लेना है उनको। तो ये तो स्पष्ट है, ठीक है। अभी देखिए कुछ नोट पॉइंट है इंपॉर्टेंट नोट। NET/SLET/SET shall also not be required for such master programs in the discipline for which NET/SLET is not conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET or SET। कहने का मतलब है कि हर विषय में नेट, सेट, स्लेट होता ही नहीं, तो कई विषयों में नेट की व्यवस्था ही नहीं है। तो जब नेट की ही व्यवस्था उस विषय में नहीं है तो फिर नेट, स्लेट ये सब एग्जम्प्टेड रहेंगे उसके लिए, यही बात को कहे हैं। तो वैसे विषय में नेट, स्लेट एग्जम्प्टेड होंगे। या इसके लिए कुछ और प्रोविजन है, जैसे कि द पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी। अगर कोई भी व्यक्ति या अभ्यर्थी पीएचडी डिग्री भारत में नहीं किया हो या भारत में भी किया हो तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया हो, ठीक है, उनके लिए क्या है, विद ए रैंकिंग अमंग द टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम। वह यूनिवर्सिटी दुनिया के टॉप 500 के लिस्ट में कभी न कभी रहा हो, उसी यूनिवर्सिटी, उसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के पीएचडी डिग्री के सर्टिफिकेट से ये एलिजिबल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। मान लीजिए दुनिया का कोई यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, उनका रैंक 500 में कभी आया ही नहीं, तो उनका सर्टिफिकेट मान नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये बात भी हम लोग समझ गए। एज लिमिट फिर से एक बार देखिए, हम लोग डिग्री कॉलेज में जब एज लिमिट की बात किए थे तो हम लोग जो मिनिमम एज लिमिट देखे थे 23 इयर्स देखे थे। अभी जो एक सप्ताह पहले डिग्री कॉलेज में के लिए जो ड्राफ्ट है उनमें 23 साल हम लोग देखे थे। ये तो 21 इयर्स कर दिए हैं कि 21 इयर्स में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आप इस सब के लिए एलिजिबल, मतलब आपकी जो अगर एलिजिबिलिटी है तो आप अप्लाई करके बन सकते हैं। लेकिन वो अपर लिमिट फिर से सेम है, नॉट एक्सीड 40 years as on 1st July of the year of the advertisement। जिस साल में भी एडवर्टाइजमेंट होगा उसका जो आप देख रहे हैं कि 1st जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट में आपका 40 साल से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन है एज पर द नॉर्म्स, द गवर्नमेंट नॉर्म्स, SC ST वुमेन्स के लिए जो एज रिलैक्सेशन वो इस पर लागू रहेगा 40 साल के बाद, ठीक है। प्रोसेसिंग फी देखिए, द कमीशन शैल डिटरमाइन द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी एज डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर द इनवाइटिंग एप्लीकेशन। तो ये उनका कमीशन का काम है, वो फी कैसे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट, नाउ यू मस्ट फोकस। रेगुलर अपॉइंटमेंट का जो क्राइटेरिया है वो आप फोकस करिए कैसे होगा। The final selection of the candidate shall be made on the basis of the written examination। तो मैटर इज वेरी क्लियर, एग्जाम बेस्ड ही इस बार जो है अपॉइंटमेंट होना है, ठीक है। एंड इंटरव्यू होगा साथ में, रिटन एग्जाम, एक तो रिटन एग्जाम होगा और दूसरा होगा इंटरव्यू, ठीक है। The allocation of the marks for the written examination and the interview shall be as follow। अब देखिए मार्क्स कैसे आएगा वो आप देख लीजिए, ये तो ओरिजिनल ड्राफ्ट का ही कॉपी है तो आप एकदम स्पष्ट समझ सकते हैं। रिटन एग्जाम के लिए 175 मार्क्स को रख दिया गया है,
कितना मार्क्स रखा है? 175 मार्क्स को सीधा रखा है। और जो इंटरव्यू होगा वो 25 मार्क्स का है। तो कुल 175 और 25 को करते हैं तो ये हो जाता है कुल 200 मार्क्स। रिजल्ट बनना है कितने पर? 200 मार्क्स पर बनना है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें जो इंटरव्यू मार्क्स है ये दो पार्ट में है। मैक्सिमम 13 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द टीचिंग स्किल्स टू बी टेस्टेड बाय द इंटरव्यू बोर्ड ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट उनका टीचिंग स्किल देखेंगे। और इस बार ये थोड़ा सा इंटरव्यू का जो मोड है, जो चेंज हुआ, ये बहुत ही कन्विंसिंग लगता है, इसलिए कि एक टीचर को टीचिंग में टीचिंग स्किल तो अच्छा होना चाहिए और उसका यहाँ पे टेस्ट होना जरूरी था। तो पहले नॉर्मल इंटरव्यू हुआ करते थे, लेकिन इस बार टीचिंग स्किल को रखा गया है, दैट इज एप्रिशिएबल। द टीचिंग स्किल डेमोन्स्ट्रेशन शैल बी मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डेड। वीडियो रिकॉर्डेड होना है। तो अभी से देखिए मैं कह रहा हूं कि हम अभी बोले थे कि हम लोग को प्रिपेयर क्या करना चाहिए। तो पहले से ही क्या होना चाहिए कि हमको कैमरा पर डिजिटल क्लास लेने की कोशिश करना है, एक अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करना है। इसमें क्या क्या स्किल की जरूरत है वो सीखने की जरूरत है। यहाँ उस पर मार्क्स भी है ना, तो आपको वीडियो रिकॉर्डेड उनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, while maximum 12 marks shall be awarded based on the interaction with the interview board। 13 मार्क्स तो आपके वीडियो पर मिलेगा और 12 मार्क्स जो आप इंटरेक्शन होगा आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द बोर्ड उनसे मिलेगा। तो कुल 25 मार्क्स मिलेगा। 175 प्लस 25। ओके, द एग्जामिनेशन शैल बी सब्जेक्टिव। ये देख लीजिए, अभी जितने लोग इस बात का कयास लगा रहे थे कि एग्जाम हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, हम लोग टिक मारेंगे, आदत पड़ा हुआ है आराम से कुछ करने का। मैं कहता हूं कि अब जो है एक समय आ गया कि आप अब आज के बाद से अपना कलम उठा लीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ये मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि रचनात्मक स्किल तभी आती है जब आप लिखने लगते हैं, अपने से कुछ चीज को सोचने लगते हैं। और हम लोग जब बहुत छोटे छोटे आंसर टिक मारने वाला ऑब्जेक्टिव करते हैं तो उसमें रचनात्मकता नहीं रहती है। तो मैं इसको तो मैं समझ रहा हूं कि ये बहुत बेहतरीन हो सकता है आपके लिए, यदि आप अभी से ही लिख करके आंसरिंग करना शुरू करें अपने अपने सब्जेक्ट में। उससे आपको फायदा होने वाला है क्योंकि एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। एंड द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी डिस्क्राइब्ड इन द एनेक्सर 1। आगे है द सिलेबस शैल बी द सेम एज द नेट। ये अब तक सिलेबस क्या है? सिलेबस है नेट में। नेट का जो किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के जो नेट का सिलेबस है वही सिलेबस का टेस्ट होना है। तो जितने भी एस्पिरेंट नेट की तैयारी कर रहे हैं और मन लगा के कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही खुशखबरी है। मतलब दोनों ही काम आपको एक ही सिलेबस से हो जाएगा। नेट भी आप उसी सिलेबस को पढ़ के पार करिए और अपॉइंटमेंट भी उसी सिलेबस को पढ़ करके लीजिए। तो ये बेहतरीन है समन्वय। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कि जिनका अगर मान लीजिए कि अभी जैसे हम लोग बात किए थे जिन जिन विषयों में नेट होता ही नहीं है तो उनका सिलेबस बेसिकली क्या होगा, तो उनका सिलेबस वो कमीशन तय कर देंगे कि उनका सिलेबस क्या है और सिलेबस को अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। अब यदि शॉर्ट लिस्टिंग की बात किया जाए कि कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा, उनका भी प्रावधान इसमें कर दिया गया है ड्राफ्ट में। यहां देख लीजिए, द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू shall be conducted based on their performance in the written examination by all eligible candidates in the respective subject and the discipline। शॉर्टलिस्टिंग जो होंगे इंटरव्यू के लिए वो रिटन एग्जाम में परफॉर्मेंस के आधार पर होंगे। The procedure for the conducting of the interview shall be determined by the commission, ensuring the fairness and the transparency, and also to explore the qualifications as described in the objectives clause 3.1 of this statute। However, the interview shall be mandatorily consist of a teaching skill and the demonstration by the candidates, which will be the mandatory video
क्राफ्ट। तो ये बात मैं बता रहा हूँ कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो तो रिटन एग्जाम के बेस पर होगा, और इंटरव्यू में बात किया गया है कि इसमें एक जो टीचिंग स्किल को चेक किया जाएगा, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, कितने कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, उनका रेशियो क्या है। अगर वैकेंसी का रेशियो 1 है तो 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। ठीक है, अगर वैकेंसी 100 है तो 300 लोगों को कॉल किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो 1:3 है, इस रेशियो से भी एक सिचुएशन इसमें दिया गया है ड्राफ्ट में कि इस रेशियो से भी कभी कभी ज्यादा कॉल किए जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। वो केस कैसा है, जब मेरिट लिस्ट का जो इसे हम लोग लास्ट लेते हैं कट ऑफ, अगर कट ऑफ लिए और उस समय एक कैंडिडेट नहीं आकर के मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट आया, तो उस तीनों कैंडिडेट को चांस दे दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो उस केस में 1:3 से मतलब ज्यादा भी आपके चांसेस बनते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस है। जैसे मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में 15 लोगों को इंटरव्यू कॉल करने थे, तो 1 से 14 तक तो सीरीज आ गए, और 15वां जो सीरीज आया तो 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर सीरियल जो है वो सेम नंबर वाला हो तो 17 तक कॉल हो जाएंगे। आप लोग बात समझ गए होंगे। ठीक है, इंटरव्यू बोर्ड के बारे में तो आप लोग पहले से ही देख लिए। ठीक है, इंटरव्यू बोर्ड में क्या होंगे, एक चेयरमैन होंगे, और चेयरमैन के साथ सब वो जो चेयरमैन होंगे वो फर्दर 3 एक्सपर्ट को चुनेंगे पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। एक सब्जेक्ट के लिए 3 एक्सपर्ट होंगे, और ये एक्सपर्ट जो होंगे प्रोफेसर रैंक से नीचे का नहीं होगा किसी भी सूरत में, साफ साफ ड्राफ्ट में लिखा हुआ। इसमें SC, ST, OBC, EBC, OBN का भी ख्याल रखा जाएगा, नियमानुकूल रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट। द मेरिट लिस्ट फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर ईच सब्जेक्ट एज per the reservation category shall be prepared by adding the marks obtained by the candidates in the written examination and interview. Allocation of the university to the finally selected candidates shall be done by the commission on the basis of the merit cum choice. ठीक है, as obtained by the candidate in his application form. ये ऐसा ही पहले से होता आ रहा है, मेरिट के आधार पर। ठीक है, उनको चॉइस बेस्ड उनको पोस्टिंग मिलेगा, ये कैंडिडेट को जैसा कि वो परफॉर्म करेंगे एग्जाम में और इंटरव्यू में, उसी के आधार पर इनको ये सब मिलेगा। ठीक है, इन द इवेंट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिटन एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू बीइंग द सेम। और कभी कभार मान लीजिए कि अपॉइंटमेंट, अभी तो हम लोग जो अभी इंटरव्यू कॉल के लिए देखे थे, क्या हुआ था कि लास्ट में सेम आ गया, तो वहां हम लोग बढ़ा करके इंटरव्यू के लिए बुला लिए। लेकिन क्या अपॉइंटमेंट में भी ऐसा होगा? मान लीजिए कि अपॉइंटमेंट में हमको, अभी यही एग्जांपल को अगर मैं रिपीट करूं कि किसी विषय में 30 अभ्यर्थी को सेलेक्ट करना है, और मान लीजिए कि जो 30वां पोजीशन पर जो अभ्यर्थी है उनका जो नंबर है वो 31वां जो पोजीशन पर अभ्यर्थी है उसका भी नंबर सेम है, तो इस केस में क्या हम 31 को अपॉइंट कर लेंगे? तो इस केस में आप पाएंगे नहीं, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो हो ही नहीं सकता, वैकेंसी 30 का है तो 30 का होगा। तो उस समय हमारा क्या प्रावधान है, इसमें कुछ ऐसा प्रावधान कर दिए कि भाई अब जो दोनों का नंबर इंटरव्यू और प्लस रिटर्न मिला के दोनों को बराबर है, तब पहला जो प्रावधान है फर्स्ट स्टेप में ये देखा जाए कि रिटर्न में किनका ज्यादा नंबर है। अगर रिटर्न में जिनका ज्यादा नंबर है तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और मान लीजिए कि रिटर्न में भी और इंटरव्यू में भी दोनों का बराबर नंबर आ गया, तब हम क्या करेंगे? तो वैसे स्थिति में हम डेट ऑफ बर्थ को चेक करेंगे। हम पढ़े हैं इसलिए आपको बता दे रहे हैं, उतना पढ़ने जरूरी नहीं। तब उनके बाद डेट ऑफ बर्थ पर आपका सिलेक्शन होगा, जिनका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर ये तीसरा कंडीशन भी मिल जाए, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए, तब कहा गया है कि आपका नाम जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले होंगे, वो भी देवनागरी में, हम रोमन की बात नहीं कर रहे हैं, अंग्रेजी वाला बात नहीं, देवनागरी में जिनका नाम पहले होगा वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसमें यही प्रोविजन है। ठीक है, इस सिलेक्शन के लिए।
रेगुलर अपॉइंटमेंट समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट फॉर द एसेंशियल एंड द इमरजेंट रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट जो होने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो इमरजेंसी के स्थिति में ही होंगे और टीचर स्टूडेंट रेशियो के हिसाब से ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है। और अपॉइंटमेंट के लिए जो यहां बदलाव देखा जा रहा है, किससे, जो रेगुलर अपॉइंटमेंट हुआ है उनके साथ जो बदलाव है वो ये है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट में रिटन एग्जामिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां पे एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीआई और साथ में इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में तो कम मार्क्स है, ओनली 12 मार्क्स है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए वो है एपीआई। आप देखिएगा तो एपीआई स्कोर और इंटरव्यू, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए। ओके। और फिर यदि हम इसके फिक्स पेमेंट की बात करें तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को फिक्स पेमेंट मिलने वाला है वो जो रेगुलर टीचर के जो पहला वेतन का जो बेसिक पे है और उनका जो डी है वही फिक्स हो जाएगा इनका, और इनकी जो नियुक्ति होगी पार्टिकुलर एकेडमिक ईयर के लिए होगी, एकेडमिक सेशन के लिए होगा। और अगर वो एकेडमिक सेशन क्रॉस हो गया है, रीअपॉइंटमेंट या इनका रेन्युअल होना है, तो उस स्थिति में इनके कार्यों का असेसमेंट होगा और उसके आधार पर रीअपॉइंटमेंट होगा। ठीक है। अब आ जाइए जो इनका महत्वपूर्ण बात है, ये बात हमने रेगुलर टीचर के अपॉइंटमेंट में नहीं दिखाया क्योंकि वहां एपीआई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पे एपीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गेस्ट टीचर, दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। ओके। तो यहां पे देखिए रिसर्च के लिए 22 मार्क्स है, जिसमें कि पीएचडी के लिए 11 मार्क्स एलोकेटेड है। ठीक है, 11 मार्क्स पीएचडी, जेआरएफ अगर करते हैं तो 11 मार्क्स है, और अगर नेट करते हैं तो 8 मार्क्स है। तो बेसिकली क्या है कि अगर किसी को पीएचडी मिल जाए, जेआरएफ मिल जाए, तो 11-11 मिलके क्या हो जाता है, 22 हो जा रहा है। और अगर किसी को पीएचडी है और नेट आ जाता है तो ये 19 हो जाएगा। तो ये मार्क्स से ही आपको पता चल जाएगा। रिसर्च का मार्क्स तो क्लियर हो गया एपीआई के लिए। अब रहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कुल मार्क्स 26 है। 80% से एबव अगर पीजी हुआ है तो पूरे के पूरे 26 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद ये पैरामीटर दिख रहा है 70 से 80%, 23, 60 से 70%, 20, 55 से 60%, 17, ऐसे करके मार्क्स है, ये दिख रहा है टेबल में। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का देखिए, तो ग्रेजुएशन में क्या किया गया है, ग्रेजुएशन में 17 मार्क्स को रखा गया और वो परसेंटेज वाइज तय कर दिया गया है। ठीक है। इंटरमीडिएट में 13 मार्क्स रखा गया है एपीआई में, और इसके लिए वही फॉर्मूला लगाया है कि जितना मार्क्स मिला है उसको 13 से मल्टीप्लाई करिए और 100 से भाग दे दीजिए। अगर किसी को कुछ भी मान के चलिए 90 मिल गया, मान लीजिए 90 मिल गया, तो 90 × 30/100 ये मार्क्स उनको मिल जाएगा। ठीक है। मैट्रिक में भी वही है कि जितना मार्क्स उनको मिला 10 से गुना कर दीजिए और 100 से भाग दे दीजिए, तो मैट्रिक का मार्क्स मिल जाएगा। बेसिकली तो कुल मार्क्स इसका 13 है और यहाँ 10 है। अब इनका जो इंटरव्यू है, उनके इंटरव्यू में 25 मार्क्स था परमानेंट टीचर के, और यहाँ पे इंटरव्यू है कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए, तो इनके लिए 12 मार्क्स है। कितने हैं, 12 मार्क्स है। ठीक है। और 12 मार्क्स में भी कैसे कैसे डिवीजन है देख लीजिए। 6 + 6 है। मैक्सिमम 6 मार्क्स shall be awarded based on the teaching skill to be tested by the interview board on the spot. The teaching skill demonstration shall be mandatorily वीडियो रिकॉर्डेड। आपका टीचिंग स्किल जो है वीडियो रिकॉर्डेड होगा, वही ऑन स्पॉट पर इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा चेक होगा। मैं पहले भी कहा था, चाहे वह परमानेंट टीचर बनना चाहते हैं या आप अभी तक इस पर आप फोकस कर रहे हैं, इधर भी आपके टीचिंग स्किल में निखार आना चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ आप एप्टेबल हो जाए, हैंडी हो जाए, तभी आपको इसमें बेहतर अंक मिल सकता है। और चूंकि वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप और अच्छा नंबर ला सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो।
ठीक है, while maximum 6 marks shall be awarded on the interaction with the board, और 6 मार्क्स जो मिलने वाला इंटरेक्शन ऑफ बोर्ड के साथ जो करेंगे, बातचीत होगी, उसमें जो कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो यही अपॉइंटिंग प्रक्रिया है। बाकी रिजर्वेशन तो जो प्रक्रिया से पहले से रिजर्वेशन चल रही है, रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बिहार सरकार का लागू होगा उसमें, ठीक है। ये कंपोजिट मेरिट लिस्ट बनाएंगे, ये सब पहले से चला रहा है, इस पर फोकस करने की जरूरी नहीं। अपॉइंटमेंट जो है आप ये भी उस वही प्रक्रिया है। देखिए, द कमीशन शैल सबमिट द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। अभी दोनों ही केस में आप देख लीजिए, चाहे आप तो परमानेंट टीचर की बात कर रहे हैं या तो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बात कर रहे हैं, जिनका भी रिकमेंडेशन होगा तो कमीशन वो भेज देंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भेज देंगे फिर यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी में क्या होगा, देखिए यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पास जब भेज देंगे तो द वाइस चांसलर शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट shall have the power to appoint the teacher as per the recommendation of the commission. Such appointment shall be made within the prescribed grade and the pay scale and within the sanctioned strength of the university. Before finalizing the appointment, the university shall scrutinize all the relevant certificate and the document to ensure the compliance with the prescribed eligibility. अभी जब इसी साहब के पास आ जाएंगे तो वहां पे उनका डॉक्यूमेंट भी अच्छा से चेक होगा। आप लोग जान ही रहे हैं कि भी विश्वविद्यालय से बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो जांच की गए उसमें अनियमितता पाए गए, तो यहाँ पे विश्वविद्यालय स्तर पर उनका फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सब कुछ तंदुरुस्त होने के बाद उनका अपॉइंटमेंट होगा। उसमें भी कुछ बातें हैं वो देख लीजिए। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन शैल बी प्लेस्ड बिफोर द सिंडिकेट ऑफ द यूनिवर्सिटी कंसर्न फॉर द अप्रूवल ऑर्डिनरी एट नेक्स्ट शेड्यूल मीटिंग। अभी जो रिकमेंडेशन आएंगे सारा कुछ करने के बाद सिंडिकेट के पास अप्रूवल के लिए रखा जाएगा विश्वविद्यालय में, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट द वीसी चांसलर वाइस चांसलर मे इशू द अपॉइंटमेंट लेटर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ द अप्रूवल ऑफ द सिंडिकेट। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के संदर्भ में अगर ऐसी बात करें तो सारी प्रक्रिया पूरा अगर हो जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि सिंडिकेट होने के बाद ही उनका अपॉइंटमेंट होगा। उनका अपॉइंटमेंट ऑनरेबल वाइस चांसलर कर सकते हैं और वो ये कहे हम एंटिसिपेशन में है कि जब भी सिंडिकेट बैठेंगे उस समय हम इनका अप्रूवल ले लेंगे। ये थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, यानी रेगुलर वाले के लिए सिंडिकेट आवश्यक हो जा रहा है और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट के लिए एंटिसिपेशन में सिंडिकेट को रख के उनको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। ये सभी बातें ऑलरेडी किया गया है। नॉर्मली जो अपॉइंटमेंट के लिए टाइम मिलता है वो नॉर्मली 1 मंथ का मिलता है, हालांकि किसी विशेष केस में देखा गया है उनको और भी समय मिल सकता है। तो अभी ड्राफ्ट में 1 मंथ की बात किया गया है परमानेंट के लिए, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए 7 डेज में ज्वाइन करने का उनको चांस मिलता है। 7 दिन के अंदर वो ज्वाइन कर ले जब से वीसी ऑर्डर उनको कर देंगे 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द अपॉइंटमेंट, ठीक है। और यही देखिए, यही आपका ओरिजिनल ड्राफ्ट था 22/6/2026 का। आई होप ड्राफ्ट में जो हम लोगों ने परमानेंट टीचर की अपॉइंटमेंट के संदर्भ में बात किया, एलिजिबिलिटी के संदर्भ में और सिलेबस के संदर्भ में बात किया, वो सभी बात आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।